हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके कंप्लीट हो गई। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी एम्ब्रायोलॉजी। तो सबसे पहले अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं आज क्या, सबसे पहले कॉमन पॉइंट पढ़ते हैं कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंसेस क्या है अपन उसकी बात करेंगे, और उसके बाद में अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यानी कि टेस्टिस के बारे में, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्लियर? तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका कॉमन पॉइंट अपन ले रहे हैं सबसे पहले कौन सा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या मेन मुद्दे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इधर लिख देता हूं मैं कौन सा, अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मतलब मेल और फीमेल अलग है, नर मादा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आपको बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने पढ़ा भी है नो डाउट। यानी कि मेल फीमेल अलग है, इसका मतलब ये क्या होगा, बाई पेरेंटल होगा। क्या होगा? बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल का मतलब मेल एंड फीमेल क्या है, दोनों के युग्मक जो है, जिसको अपन स्पर्म और ओवम बोलते हैं, वो अलग अलग है। मेल फीमेल क्या होते हैं, गैमीट अलग अलग होते हैं। ध्यान रखना, अलग अलग है, अलग अलग बॉडी में बनते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसका उल्टा यूनिपेरेंटल है। ध्यान रखना, यानी एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये खुद अकेले नए जीव को बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये बाई पेरेंटल है, वो यूनिपेरेंटल है। करेक्ट? अगला जो है, अगर ये बाई पेरेंटल है तो इसमें विभिन्नताएं आएगी। क्या आएगी? विभिन्नताएं आएगी, क्योंकि मम्मी के पापा के यानी मदर फादर दोनों के कैरेक्टर आएंगे, लेकिन वहां तो अगर या तो फादर का कैरेक्टर आएगा या मदर का कैरेक्टर है इसमें, इसलिए वहां पर विभिन्नताएं होने की कोई चांस नहीं है, विकास होने का भी कोई चांस नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आपके वेरिएशन आएंगे। क्या आएंगे? वेरिएशन। आप इवोल्यूशन में जेनेटिक्स में पढ़ते हो ना, वेरिएशन, विभिन्नताएं, जेनेटिक्स वाला मुद्दा है यहाँ पर। वेरिएशन इसमें क्या होगी, होती है, लेकिन आप जानते हो जैसा कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होता है, इसमें वेरिएशन होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगली बात है, अगर वेरिएशन ही नहीं है तो नई जाति का निर्माण भी नहीं होगा। अगर वेरिएशन नहीं है तो न्यू स्पीसीज, इसमें वेरिएशन आ रहा है, न्यू स्पीसीज का क्या होगा, निर्माण होगा। निर्माण होगा साहब, बिल्कुल होगा। और इसमें कोई वेरिएशन आ ही रहा है तो न्यू स्पीसीज का निर्माण, नई जाति का, स्पीसीज यानी जाति का निर्माण भी नहीं होगा। ओके, अगली बात, और ऐसा अगर हुआ नई जाति का विकास, यानी इसमें इवोल्यूशन होने के चांसेस है, विकास होने के चांसेस है, इसमें इवोल्यूशन होगा, यानी उद विकास, क्या बोलते हैं, उद विकास, इवोल्यूशन होगा। और इसमें इवोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि एक ही पेरेंट है, तो एक ही जेनेटिक मटेरियल आएगा, दो का जेनेटिक मटेरियल कभी मिक्स नहीं हो पाएगा। इवोल्यूशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, यानी इवोल्यूशन को सपोर्ट भी नहीं है, और इसमें इवोल्यूशन होगा। ध्यान रखिएगा। करेक्ट? चलिए साहब, अब इसके अंदर जैसे बात करें, ये कॉर्डेट यानी कशेरुक जीव आप पढ़ चुके हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट अकशेरुक जीव दोनों में होता है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों में होता है, लेकिन ये केवल नॉन कॉर्डेट में होता है। ध्यान रखो, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों में होगा, इवोल्यूशन होगा, नई स्पीसीज का निर्माण होगा, सारी चीजें होगी। ठीक है ना? नेक्स्ट है ना, इसमें मुख्य रूप से माइटोसिस तथा मियोसिस यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। पहले मियोसिस होता है और बाद में आपको पहले माइटोसिस होता है और बाद में मियोसिस होता है, युग्मक दोनों होते हैं, और उसमें केवल मियोसिस होता है, केवल क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा। क्लियर?
माइटोसिस होगा तो, और मियोसिस बाद में, पहले माइटोसिस हुआ है फिर मियोसिस हुआ है, ध्यान रखिएगा। और उसके अंदर आपको पता है संख्या में वृद्धि क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। संख्या में वृद्धि इसमें कम होगी, वृद्धि कम होगी इसमें, वृद्धि कम होगी इसमें। ये माइटोसिस के बाद में मियोसिस हो रहा है, वृद्धि कम होगी। लेकिन इसमें एक यूनिपेरेंटल है तो वृद्धि क्या होगी, वृद्धि ज्यादा होगी। ध्यान, इसमें वृद्धि कम होगी और इसमें वृद्धि ज्यादा होगी। ये लिखिए आप। एक अंतर और लिख लेते हैं कि इनकी जो संतानें हैं, जैसे मान लो कैसे ओवम है अंडाणु और इधर है स्पर्म, इधर से भी एन आएगा, हैप्लॉइड अगुणित गुणसूत्र, इधर से भी एन आएगा, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा 2n। बिल्कुल, इसको अपन कहते हैं युग्मनज, यानी ये तो युग्मक है, ये तो क्या हो गया युग्मक, जिसको अपन बोलते हैं गैमीट, और ये बन गया युग्मनज जिसको अपन बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट, ठीक है। और इससे आगे बन जाएगा भ्रूण, जिसको अपन बोलते हैं क्या, भ्रूण, भ्रूण यानी एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से क्या बन जाएगा जीव बन जाएगा, ये बन गया भ्रूण। क्लियर। अब देखो आप, इसकी जो ये संतानें हैं, ये संतानें, इन संतानों को अपन बोलते हैं जोइड्स, क्या बोलते हैं जोइड्स, संतानों को अपन क्या बोलेंगे जोइड्स बोलेंगे। क्लियर, आप ध्यान रखिएगा ऊजोइड्स, ऊजोइड्स बोलेंगे, संतानों क्या बोलेंगे ऊजोइड्स। जबकि उनकी संतानों को अपन बोलेंगे ब्लास्टोजोइड, इनकी संतानों को क्या बोलेंगे ब्लास्टोजोइड। ध्यान रखना, संतान, संतान को क्या बोलेंगे ब्लास्टोजोइड, इधर संतान को क्या बोलेंगे ऊजोइड्स। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए, ये लिखिए आप फटाफट, फिर अपन आगे की बात करते हैं। ओनली, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओनली माइटोसिस, ध्यान रखना, इधर गलती से लिख दिया था मैंने, ओनली माइटोसिस नॉट मियोसिस। इसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों है, उसमें केवल माइटोसिस है तभी संख्या ज्यादा होगी ना। चलिए साहब, हो गया, देखिए फटाफट, ये हो गया सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंसेस। यानी एसेक्सुअल की संतान को अपन क्या बोलेंगे ब्लास्टोजोइड, सेक्सुअल की संतान को बोलेंगे ऊजोइड। तो हम लोग क्या है ऊजोइड। चलिए साहब, अब अगली बात, एक आता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इसे कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। क्या कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। क्या होती, नर व मादा को एक्सटर्नली पहचानना, नर में मादा को दूर से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, क्योंकि इनके सेक्सुअल ऑर्गन भी डिफरेंट टाइप के होंगे, तो अपन इसे कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसे मैं मेल हूं, कोई और है लड़की, जिसको अपन क्या कह सकते हैं फीमेल है, तो अपन कैसे पहचाने, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखकर पहचानते, इससे कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फिर आता है मानव, क्या है विविपेरस है। विविपेरस मतलब क्या देता है, ये बच्चों को जन्म देते हैं। सही बात है,
नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल डायमोर, वीवी पेरस हो गया, है ना। दूसरी बात प्लेसेंटा इसके अंदर होता है, प्लेसेंटा जिसको अपन बोलते हैं अपरा पूर्ण विकसित होता है। क्लियर। पहले क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो, भ्रूण, और एम्ब्रायो के बाद में बनता है फीटस। ध्यान रखना पहले क्या बनता है, जाइगोट। ये कौन सी है, एन स्टेज है, 2n नहीं है, ध्यान रखना ये n है, ठीक है, n 2n बन जाता है, ये 2n जाइगोट, ये भी 2n है, फीटस भी क्या है 2n है, इस तरह से ध्यान रखना, ये जाइगोट 2n है, दोनों मिल गए, आगे फीटस बनता रहेगा, ठीक है। चलिए साहब, ये अपन को बेसिक बातें पता होनी चाहिए। क्लियर। ये देखिए आप, फिर अपन शुरू करते हैं। पहला वाला जो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेडिंग लगाइए। फिर अपन शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ओके चलिए, चलिए साहब लिखिए, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव। ओके, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी, प्राथमिक लैंगिक यानी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है ना। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं, मेल के अंदर एक ही है, कौन सा, टेस्टिस, जिसको अपन बोलते हैं वर्षण। इनको प्राइमरी क्यों कहते हैं वो सुनो पहले आप, क्यों प्राइमरी क्यों कहते हैं, ये दो काम करते हैं, एक तो युग्मक यानी स्पर्म का निर्माण करते हैं, एक तो किसका निर्माण करते हैं, स्पर्म का निर्माण करते हैं। दूसरा विभिन्न सेक्सुअल हार्मोन का स्त्रावण करते हैं, हार्मोन का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, कौन सा हार्मोन, कोई पूछ ले कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन, एंड्रोजन, और उसी का ये ग्रुप होता है, एंड्रोजन तो एक ग्रुप है बड़ा, इसी का ये एक हार्मोन होता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है। ये हो गए प्राइमरी। दूसरा है सेकेंडरी यानी द्वितीयक लैंगिक, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, द्वितीयक लैंगिक अंग, वो कौन कौन से होंगे, जहां पर स्पर्म का संग्रहण हो, जहां स्पर्म का संग्रहण यानी स्टोरेज हो। दूसरा स्पर्म का परिपक्वन को अपन क्या कहते हैं, मैच्योरेशन हो, यानी क्रियात्मक रूप से एक्टिव होना, वो मैच्योरेशन होता है। और तीसरा बस मेन दो ही काम है, ये बस ये याद रखना, बस ये दो चीजें हो वो सेकेंडरी। उदाहरण ले कौन कौन से है, उसका उदाहरण लेते हैं। जैसे इसका तो उदाहरण आपने एक ले लिया टेस्टिस, इसका उदाहरण क्या लेनी है आपको, इसको आपको लेनी है सारी डक्ट्स, सारी डक्ट्स जहां से शुक्राणु बनने के बाद में शरीर से बाहर निकलेगा, वो सारी डक्ट होगी इसके अंदर। कौन कौन सी, सबसे पहले आप देखिए कौन सी, रेटेटेस्टिस, कौन सी, रेटेटेस्टिस, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वर्षण जालक। क्या बोलते हैं, वर्षण जालक। सबसे पहले स्पर्म बनते ही सेमिनिफेरस ट्यूबुल में बनते ही किसमें आएगा, रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस आएगा वासा इफ्रेंसिया में। देखो मैं इसी रूट को लिख रहा हूं, ध्यान रखना, वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया, ये नाम याद करने पड़ेंगे आप।
फिर आएगा आपको किसके अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर। किसके अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस में से आपको पता किस में आएगा ये, एपिडिडाइमिस से किस में आएगा पता है आपको ये, एपिडिडाइमिस के बाद में ये आपके आएगा वासा डिफरेंस में। किस में आएगा, वासा डिफरेंस में। और वासा डिफरेंस से किस में आएगा, एक और डक्ट आती है जिसका नाम है इजाकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है, इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट के बाद में किधर आएगा पता है आपको, ये सीधा आएगा यूरिथ्रा में। किसमें आएगा, यूरिथ्रा में। इन सब रूट का डेवलपमेंट करना होता है, स्पर्म का यही रूट है, ध्यान रखना, ये रट के रखना है। सबसे पहले रेटेटेस्टिस एक नंबर, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा। और इससे सीधा बॉडी से बाहर निकल जाएगा स्पर्म, यानी यहां बनेगा और इस रूट से आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं अपन सहायक लैंगिक। किसकी बात करेंगे, सहायक लैंगिक, जिसको अपन बोलते हैं एसेसरी, यानी सहायक सेक्सुअल, सहायक सेक्सुअल क्या क्या ग्लैंड्स, या आप बिल्कुल सही है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड लिख दो आप, और तो इधर रहेगा। एक मिनट रुको, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड लिख देता हूं मैं, आपको याद आसानी से रहेगा, शब्दों को याद करना आसान रहेगा। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो केवल मेल के अंदर होती है। क्लियर। अब इसमें कौन कौन सी है देखो आप, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है शुक्राशय। क्या है, शुक्राशय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पता ही आपको। इसको अपन, जिसमें शुक्राणु को पोषण मिलता है, सेमिनल वेसाइकल। क्लियर। दूसरी जो ग्लैंड है ये संख्या में कितनी होती है, 2। और दूसरी है प्रोस्टेट। कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो केवल मेल के अंदर पाई जाती है, संख्या में केवल 1। ये 2 है संख्या में, ध्यान रखिएगा, ये संख्या में 2 है, 1 है। तीसरी आती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कौन सी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है कॉपर ग्लैंड। क्या नाम है, कॉपर्स ग्लैंड। ये संख्या में 2 होती है, ध्यान रखने का। क्लियर। ये तीनों ग्रंथियां हैं, संख्या में 2 है, कॉपर ग्लैंड वगैरह, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसाइकल। क्लियर। ये आपके, और ये 3 आपको याद रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या करती है, स्पर्म को पोषण देती है। क्या देती है, पोषण। और भी बहुत सारे काम करती है, लिक्विड बनाती है, स्नेहक का काम करती है, स्नेहक का काम करना। स्नेहक का मतलब होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए वहां की जो डक्ट की अंदर की सतह उसको नम और गीला और चिकना बनाए रखना। ठीक है, स्नेहक का काम करना, स्नेहक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लुब्रिकेट करना। क्या करता है, लुब्रिकेशन। किसका, मेनली किसका, पेनिस का। पेनिस का क्या करना, लुब्रिकेशन करना, ये इसका मेन काम होता है, इसका बल्बो यूरिथ्रल का। चलिए ये लिखिए आप, और फिर अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले किसकी संरचना, टेस्टिस की संरचना। चलिए हो गया, वेरी गुड। अब आप हेडिंग लगाइए टेस्टिस सबसे पहले।
चलिए साहब, अब लगाइए सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अगर एक वचन हो तो ये लगाना आपको आई, अगर बहुवचन हो तो लगाना है ई। ध्यान रखना ना, एक वचन एक ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने लगाया क्या, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस। लेकिन अपन दोनों की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, ई एस, टेस्टिस। तो कंफ्यूज मत होना आप। चलिए साहब, सबसे पहले पहला पॉइंट, एक जोड़ी, वन पेयर टेस्टिस मेल में उदर गुहा के नीचे, इसके नीचे जो हमारी उदर गुहा मतलब पेट, पेट की गुहा के नीचे होते हैं, गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, कैविटी के नीचे वर्षण कोश, वर्षण कोश जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटम, क्या बोलते हैं, स्क्रोटम सैक, स्क्रोटम सैक में स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं, वर्षण कोश में स्थित होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बात। दूसरी बात, क्यों होते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल यानी उदर, पेट का, पेट में तो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि खाना वाना सब पचता है यहाँ पर। क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर स्क्रोटम यानी वर्षण कोश सैक की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस या 2 से 2.5 कह सकते हैं आप, जितना भी एनसीईआरटी में लिखा देख लेना आप, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, जिस कारण 2 से 3 ले लो, 2.5 ले लो, जिस कारण शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण या परिपक्वन, मैच्योरेशन, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में अगर कोई दिक्कत हो तो, मैच्योरेशन नहीं हो पाता है। इस वजह से ये किसमें स्थित रहते हैं अपने, बिल्कुल सही कहा आपने, किसमें, वर्षण कोश में। ये मेन कारण है, टेम्परेचर। मेन कारण कौन है, टेम्परेचर। चलिए भाई, दूसरा पॉइंट, टेस्ट, इनका निर्माण किससे होता है, आपको पता है, टेस्टिस का मीजोड्रम से, ध्यान रखना, मीजोड्रम से होता है। चलिए साहब, आगे बढ़िए। टेस्टिस का प्रारंभिक निर्माण यानी सबसे पहले टेस्टिस उदर गुहा में होता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में होता है, लेकिन 7 मंथ में, यानी जो प्रेगनेंसी का 7वां महीना, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन 7th मंथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और टेस्टिस वर्षण कोश में आ जाते हैं। ये लीजिए सर, वर्षण कोश में आ जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात करूं ना मैं, देखो अब लेवल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होता है, पहले तो ज्यादा होगा, ठीक है ना, यानी कि भ्रूण अवस्था में, यानी कि एम्ब्रायो में तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जैसे ही ये पैदा हुआ ये कम हो जाएगा, और एडल्ट स्टेज आई तब वापस होगा। ये ध्यान रखना, एम्ब्रायो स्टेज इस समय ज्यादा है टेस्टोस्टेरोन का लेवल, देखो आप, ठीक है ना। अब ये बर्थ यानी पैदा होने से लेकर, और ये आ जाएगी इसके अंदर क्या, प्यूबर्टी, क्या आ जाएगी, प्यूबर्टी। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, क्योंकि द्वितीयक लैंगिक लक्षण अभी विकसित नहीं हुआ है। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी ये लगातार ज्यादा ही रहेगा, कहां तक,
चाहे वो ओल्ड एज तक क्यों ना हो, बुढ़ापे तक हमेशा इसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, ध्यान रखना। ये पहले यहाँ ज्यादा था, कौन सी, यहाँ तक, कहाँ तक, बर्थ से पहले पहले, बिफोर बर्थ है ये तो क्या हो गया, बिफोर बर्थ है, ये आ गया बिफोर बर्थ, और ये आ गया बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के बीच का टाइम, और ये है प्यूबर्टी से लेकर एंड तक का टाइम, यानी इस दौरान कम रहेगा। ये कौन सा, जन्म से लेकर प्यूबर्टी के बीच में कम रहेगा टेस्टोस्टेरोन, अदरवाइज हाई रहेगा। ठीक है, ये लिखिए आप, फिर अपन बात करते हैं आगे की। प्यूबर्टी कब आती है अपने, प्यूबर्टी आ जाती है करीबन 13 साल के आसपास, 12 से 13 साल, 12 से 13 साल के बीच में, तो इसका लेवल हाई हो जाता है वापस, यहाँ फॉल हो गया था, इस हाई हो गया कांस्टेंट। चलिए, तो ये अपने टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपको समझ में आ गया होगा कि बिफोर बर्थ, यानी जब तक पैदा नहीं हो तब तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, और बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक जब 12-13 साल के आसपास अपन अचीव करते हैं वहां तक मिनिमम हो जाएगा, फिर एडल्ट से लेकर वयस्क अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक, एंड तक जब तक है, ये हमेशा हाई ही रहेगा, लो नहीं होगा, जब तक कोई बीमारी ना हो जाए। ठीक है, चलिए साहब, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगली जो बात है जो अपन देखिए, मैं अब बना रहा हूं आपके सामने एक डायग्राम, ध्यान से देखिए आप, ये बना दिया मैंने स्क्रोटम सैक, और इसके ऊपर जो मैं बना रहा हूं, मैं ये बना रहा हूं एब्डोमिनल कैविटी। ऊपर वाली क्या है आपकी, उदर गुहा, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। ठीक है, इसके अंदर टेस्टिस माने सबसे पहले ये उदर गुहा, नीचे वाला जो ये बैग लग रहा है ये है आपके स्क्रोटम सैक, जिसको अपन बोलते हैं वर्षण क्या कोष, क्या बोलते हैं, वर्षण कोष, ये है उदर गुहा। क्लियर। अब इस वर्षण कोष की अगर अपन देखें तो इसके बीच में यहां पर एक मैं कैनाल बना रहा हूं, ये देखो, ये कैनाल, ये कैनाल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, एक कैनाल ये बना दी, एक कैनाल, क्योंकि 2 टेस्टिस है तो 2 कैनाल बनानी पड़ेगी आपको, ये कैनाल, इस कैनाल के थ्रू तो ही ये अपने टेस्टिस कहाँ आएंगे, उदर गुहा से वर्षण कोष में आएंगे। ये लीजिए, ये आपने बना दिया, मैंने एक टेस्टिस ये बना दिया और एक टेस्टिस ये बना दिया, ये T1 ये T2, करेक्ट। और यहां से इसके पास में ये अधिवर्षण होता है, इधर इसके भी पास में बना देता हूं एक अधिवर्षण, ये लीजिए, क्लियर। और यहां से ये ट्यूब निकल के जाती है इधर से, ये लीजिए, ये राइट से, ये लेफ्ट से, क्लियर। अब जो मैंने ये ब्लू कलर में जो बनाई, ये कैनाल का नाम क्या है, इस कैनाल का नाम है इग्वाइनल कैनाल। क्या नाम है, इग्वाइनल कैनाल, ध्यान रखिएगा, जिसमें से टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से किसमें आते हैं, वर्षण कोष में आते हैं। ठीक है, इग्वाइनल कैनाल। और ये आ गया टेस्टिस, और टेस्टिस से जो इस रचना जा रही है ऊपर की ओर जो ब्लैक कलर में, इसका नाम है स्पर्मेटिक, स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिससे स्पर्म जाते हैं। अब इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर एक चीज नहीं है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर धमनी भी है, आर्टरी भी है, वेन यानी कि सिरा भी है, नर्व यानी तंत्रिका भी है, और लसिका वाहिनी जिसको अपन बोलते हैं लिम्फेटिक, लिम्फेटिक वेसल भी है, ध्यान रखना। और साथ में क्या है आपको पता है, वासा डिफरेंस। क्या है, वासा डिफरेंस, जिसमें क्या होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, जिसमें शुक्राणु होते हैं। डिफरेंस, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, समझ गए, ये ऊपर की ओर जाते हैं। इन सारे मिक्सर को अपन बोलते हैं क्या, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, चलिए, ये आ गया टेस्टिस, और टेस्टिस इसकी सतह से यहाँ जुड़े होते हैं, ये लो, टेस्टिस वर्षण कोष की सतह से जुड़े होते हैं। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं गुबर्नाकुलम। क्या बोलते हैं, गुबर्नाकुलम। ये क्या है, संयोजी ऊतक
संयोजी ऊतक की संरचना है, ध्यान रखना। किसकी है? संयोजी ऊतक की संरचना है जो टेस्टिस को नीचे से पकड़ के रखती है। क्लियर? इस इग्वाइनल कैनाल के अंदर कुछ ना कुछ भरा होता है। ये खाली नहीं है, खाली होगा तो टेस्टिस ऊपर चला जाएगा, या भरा होता है कुछ। क्लियर? ये होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्लस तंतु पाए जाते हैं जिसको अपन बोलते हैं फाइबर्स। ये सब इसके अंदर जमा होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है जिसका नाम है आपके डार्टोस मसल। कौन सी मसल? डार्टोस मसल। यहां बना रहा हूं मैं, देखिए ये डार्टोस मसल। इसलिए तो टेस्टिस में क्या होता है? वर्सन कोष में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वर्सन कोष में कॉन्ट्रैक्शन होता है, टेस्टिस ऊपर चले जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ये मसल जो है वो कौन सी है? डार्टोस मसल है। ध्यान रखना मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। इसी वजह से टेस्टिस में क्या पाया जाता है? संकुचन पाया जाता है। क्लियर? अब एक मसल और होती है जो यहां पर होती है, इसके अंदर, यहां पर इग्वाइनल कैनाल के अंदर, और इस मसल का नाम है आपके क्रीमेस्टर मसल। क्या नाम है? क्रीमेस्टर। कौन सी? क्रीमेस्टर मसल। कौन सी? क्रीमेस्टर मसल। और इधर है आपके डार्टोस मसल। क्लियर? अब क्या होता है सर्दियों में? क्या होता है विंटर में? विंटर में, सर्दियों में टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो डार्टोस मसल में क्या होगा? डार्टोस में क्या होगा? डार्टोस मसल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा ना। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा डार्टोस में तो टेस्टिस कहाँ जाएंगे? टेस्टिस कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे। टेस्टिस ऊपर जाएंगे ताकि इनका टेम्परेचर, एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर जितना इनको चाहिए वहां उनको इधर सपोर्ट है। गर्मियों में, ये तो थी सर्दियों की बात। अगर मान लो गर्मी हो, समर, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा ही होता है। समर में टेम्परेचर क्या होगा? समर में ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? आपके टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बॉडी का ज्यादा है टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा बताइए? डार्टोस मसल ही तो जिम्मेदार है। बिल्कुल, लिखिए फटाफट। टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो क्या होगा? डार्टोस में क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन। कौन सा टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डार्टोस मसल क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट की क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स होते ही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टेस्टिस नीचे आ जाएंगे, लो डाउनवर्ड, नीचे की ओर। किसके लिए? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कभी टेस्टिस ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। इसका मेन कारण क्या है पता है आपको? डार्टोस मसल है। ठीक है, चलिए, जो टेस्टिस यहाँ से जुड़े हुए गुबर्नाकुलम से, इग्वाइनल कैनाल है, ये सारी चीजें ये बनाइए आप पहले फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते। हो गया? चलिए साहब, तो सारा खेल किसका है? डार्टोस मसल का है भाई, ध्यान रखिएगा। अंदर क्रीमेस्टर है, इस तरह से वर्सन कोष में व्यवस्थित है आपका टेस्टिस। चलिए साहब, अब अपन बात करते हैं। एक कंडीशन होती है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। कुछ नोट लिखिए। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म ये क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुप जाना, और ऑर्किडिज्म का होता है टेस्टिस। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन, कहते हैं ना क्रिप्टोगैम्स, हिडन। ऑर्किड का मतलब होता है टेस्टिस। यदि जन्म के बाद भी टेस्टिस स्क्रोटम
सैक में नहीं आए तो इस अवस्था को क्या बोलोगे आप? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ध्यान रखिएगा। वैसे 1 साल तक के बच्चे आ जाते हैं, अगर नहीं आए तो उसे अपन कहते हैं टेस्टिस में नहीं आई। इसके लिए दूसरा पॉइंट है ऑर्कियोपेक्सी, यानी कि सर्जरी के द्वारा, सर्जरी मतलब ऑपरेशन, सर्जरी से टेस्टिस को वापिस स्क्रोटम सैक में लाना। क्लियर? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कैस्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं जनद नासद। ये कैसे, क्या होता है? पशुओं को, किसको? पशुओं को पालतू बनाने के लिए, तो बनाने हेतु टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है। क्रश मतलब उसको दबा के नहीं, तोड़ दिया जाता है, पूरा क्रश कर दिया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो वो पशु जो है वो शांत हो जाएगा। मान लो जो ये बुल होते हैं, सांड, ये बड़े आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। अगर ये बदमाशी करते हैं तो इनके टेस्टिस को आप क्रश कर दो, क्या कर दो? कैस्ट्रैक्शन कर दो। टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा तो वो सिंसियर और ओबीडिएंट बन जाएगा। कौन? सांड। ठीक है, चलिए साहब, इस तरह से आप ध्यान रखें इन चीजों का। ये कैस्ट्रैक्शन वगैरह इस तरह से ही होते हैं। ठीक है, चलिए साहब, अब बात करते हैं अपन इसकी हर्निया की। हर्निया ये अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके गाइस, तो आज तक अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन बात करेंगे हर्निया और उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किसकी? टेस्टिस की। ओके, तो आप अपना ध्यान रखिए। कल आपसे वापस मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।